सो हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन इन दिस वीडियो। तो ये पार्ट 3 है, ये वीडियो ऑफ पॉलिनोमियल चैप्टर फॉर द क्लास 10th एनसीईआरटी का। तो इस वीडियो में, पार्ट 3 वाले वीडियो में, हम ये कॉन्सेप्ट 2.3 में जो कॉन्सेप्ट दिया गया है उसके बारे में पढ़े। तो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उसके कोएफिशिएंट होते हैं, उसके जीरोज होते हैं, राइट। जीरोज अभी हमने पढ़ा कि जीरोज जिसमें पॉलिनोमियल की वैल्यू जिस x की वैल्यू पे या जिस वेरिएबल की वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरोज होती है तो वो जीरोज हो जाते हैं। देन कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, तो जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a आता है, जनरल इक्वेशन के रेस्पेक्ट में मैं कंपेयर कर रहा हूँ, और x का कोएफिशिएंट b आता है, और जो कांस्टेंट टर्म ये c कांस्टेंट टर्म होता था, राइट। तो ये चीज़ें हमें पता है। तो कोई भी पॉलिनोमियल है तो उसके कोएफिशिएंट्स होंगे, हर एक टर्म में एक्स स्क्वायर, एक्स या कांस्टेंट, ऐसे उसके कोएफिशिएंट्स होंगे, और उस पॉलिनोमियल के जीरोज होते हैं। और जीरोज भी हमें पता है कि जिस एक्स की वो वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है तो वो एक्स की उसी वैल्यूज को जीरोज बोलते हैं। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं ये भी बता दूं कि जब भी हम बोलेंगे जीरोज, रूट्स, फैक्टर, ये सब चीज़ें वही होती हैं, राइट। ये सब चीज़ें वही एक ही हैं। अब यहाँ पे वही चीज़, तो इन दोनों के बीच में जीरोज और कोएफिशिएंट जो होते हैं पॉलिनोमियल, इसके बीच में कुछ रिलेशनशिप होता है कि नहीं होता है, वो चीज़ यहाँ पे हमें बताया गया है इस चैप्टर, मतलब इस पैराग्राफ में या आगे के जो कॉन्सेप्ट है। तो ये बता रहा है कि हमने पहले जो कि पढ़ा था कि जीरो ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल, तो ए एक्स प्लस बी जो है वो लीनियर पॉलिनोमियल था। इसका जीरोज क्या था, के की वैल्यू हमने निकाला था ना अगर, तो माइनस बी बाई ए आया था, तो ये इसका जीरोज था। तो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए हमने देखा कि उसका जीरो माइनस बी बाई ए है, राइट। अब हम यही चीज़ क्या है, हमने कुछ क्वेश्चन सेक्शन 2.1 में, जो 2.1 वाला पैराग्राफ था उसमें कुछ क्वेश्चन रेज किए थे। तो वो क्वेश्चन क्या थे कि पॉलिनोमियल के जीरोज और उसके कोएफिशिएंट के बीच में कुछ रिलेशनशिप होता है कि नहीं होता है, ये हमने क्वेश्चन पूछा था। वही चीज़ हम यहाँ पे उस क्वेश्चन का आंसर तो यहाँ पे दे दिए थे ना कि लीनियर पॉलिनोमियल के लिए उसके जीरोज और उसके कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन तो होता है। तो ये रिलेशंस क्या होता था, माइनस बी, मतलब माइनस है और बी क्या है, बी है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई एक्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, राइट। तो ये एक रिलेशन आ गया था। तो लीनियर पॉलिनोमियल के हमने देख लिया था कि लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोज और उसके जो कोएफिशिएंट्स होते हैं उसके बीच में एक रिलेशनशिप होता है। तो वो रिलेशनशिप क्या होता था, तो अगर लीनियर पॉलिनोमियल के लिए लिखोगे तो माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो ये वो लीनियर पॉलिनोमियल के, अब वही चीज़ हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए आगे देखते हैं कि उसके जीरोज और उसके कोएफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होता था। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे एक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 ये हमने लिया है। अब हमने क्लास 9th में कोई भी पॉलिनोमियल था या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो था उसके क्या कहते हैं, फैक्टर्स निकालने के लिए, उसको फैक्टराइज करने के लिए दो तरीका पढ़ा था। तो पहला तरीका हमारा क्या था, पहला तरीका था फैक्टर मेथड से, फैक्टर थ्योरम से, राइट। फैक्टर थ्योरम एक पढ़ा था। तो फैक्टर थ्योरम से कोई पॉलिनोमियल के फैक्टराइज करेंगे। या दूसरा भी था हमारा स्प्लिटिंग मेथड, स्प्लिटिंग मेथड, राइट। तो ये दो मेथड हमने पढ़ा था कि तो अगर कोई पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करना मतलब उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो एक तरीका था फैक्टर थ्योरम को यूज करते हुए, और दूसरा तरीका था स्प्लिटिंग मेथड तरीके से। तो यहाँ पे वही बता रहा है कि हमने ये चीज़ क्लास 9 में सीखा था। और मिडिल टर्म को है, अब जो स्प्लिटिंग मेथड में जो होता था उसमें क्या कॉन्सेप्ट होता था कि जो हमारा मिडिल टर्म होता था उसको हम स्प्लिट करते थे, इसीलिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिट मिडिल टर्म उसको बोलते थे। तो यहाँ पे भी जो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड होता था तो उसमें
हम क्या करते थे कि जो जैसे ये पॉलिनोमियल है ना, मान लो हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही लेते हैं अभी, चूंकि एग्जांपल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात चल रही है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब है ना, पी एक्स इक्वल टू, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गई, राइट। अब इसमें क्या करता था, जो मिडिल टर्म मतलब ये हो गया ना मिडिल टर्म, तो ये इस मिडिल टर्म को b को हम इस तरीके से इसको b को मान लो k1 एंड k2, ये दो नंबर में हम इसको स्प्लिट करते थे, सच दैट कि k1 ऐसा दोनों नंबर कि k1 k2 का जो सम होता है वो b के बराबर होगा, और k1 इंटू k2 जो k1 k2 का मल्टीप्लिकेशन होगा वो a इंटू सी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। तो हम b जो मिडिल टर्म होता था इसको इस तरीके से ब्रेक करते थे, या इसको इस तरीके से वो करते थे, स्प्लिट करते थे कि उनका सम जो है वो मिडिल टर्म के बराबर हो और उनका मल्टीप्लिकेशन ए और सी के मतलब थर्ड और फर्स्ट टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो। तो ये तो मैंने कोएफिशिएंट के टर्म में बात की है, बट आपका एक्स को यहाँ पे हमेशा कंसीडर करना है। तो जब भी आप इसको स्प्लिट करोगे, जैसे ये बी एक्स है ना, तो बी एक्स को जब स्प्लिट करोगे तो आप k1x प्लस या k2x है ना, ऐसे लोग, ये माइनस भी हो सकता है, इसको आपको स्प्लिट करना है, जरूरी नहीं है कि इसको ऐड ही करना है। यहाँ पे k1x इंटू माइनस k2x भी हो सकता है। उसी तरीके से k1x एंड इंटू k2x जो दो टर्म में हम इसको स्प्लिट कर रहे हैं मिडिल टर्म को, उसका जब मल्टीप्लिकेशन आप करोगे तो वो मतलब ए एक्स स्क्वायर इंटू सी है ना, ये इंटू है, ये x नहीं है, ये इंटू है, इसके बराबर होना चाहिए। तो ये स्प्लिटिंग मेथड का कॉन्सेप्ट था जो कि हमने क्लास 9th में पढ़ा था। तो अब यहाँ पे मिडिल टर्म क्या है, मिडिल टर्म है -8x, राइट। तो इसको हमें दो टर्म में इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। तो उसको ऐसे स्प्लिट करना है कि उसका प्रोडक्ट जो होगा, प्रोडक्ट का मतलब ये दोनों टर्म का प्रोडक्ट है ना, 6 इंटू 2x स्क्वायर, तो ये 2x स्क्वायर और c जो a की जगह पे क्या है, ax स्क्वायर की जगह पे ये है और c की जगह पे 6 है, तो ax स्क्वायर ये हो गया, ये ax स्क्वायर हो गया और ये c हो गया। इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन 12x स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। और इसको मतलब -8x को ऐसा दो टर्म में डिवाइड करना है कि उसका जो प्रोडक्ट होता है वो 12x स्क्वायर के हो, और जो उसका सम है वो bx जो मिडिल टर्म ही है उसके बराबर ही हो, सम है ना। तो एक सम हो गया और एक प्रोडक्ट, ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखना। तो सम किसके बराबर हो, सम मतलब ऐसा दो टर्म, आपको इसको ऐसा दो टर्म में स्प्लिट करना है कि उसका जो सम होता है वो मिडिल टर्म के इटसेल्फ के बराबर हो, और उसका जो प्रोडक्ट है फर्स्ट और थर्ड टर्म के मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट के बराबर हो। तो ये जैसा यहाँ पे मैंने आपको बताया, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 है, इसको हमने स्प्लिट करेंगे। तो स्प्लिट करेंगे -8x को ना, तो अगर इसको हम -6x और -2x ले लिए, राइट, एक टर्म -6x -2x, तो इन दोनों को जब ऐड करोगे तो क्या हो सकता है, -8x हो जाएगा, राइट। और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -6x -2x क्या हो जाएगा, माइनस, तो मतलब माइनस माइनस करके प्लस हो जाएगा, प्लस 12x स्क्वायर ना। तो अभी वही हमें प्रोडक्ट क्या आना चाहिए था, 12x स्क्वायर आना चाहिए था, और इन दोनों को सम करें तो मिडिल टर्म जो इटसेल्फ जिसको हमने स्प्लिट किया है वो उसके बराबर होना चाहिए था। तो ये दोनों चीज़ें मिल गई। तो वही चीज़ यहाँ पे किया गया है कि -8x की जगह पे -6x और -2x ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया। तब इन दोनों को ऐड करोगे तो -8x हो जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ax स्क्वायर इंटू सी का जो मल्टीप्लिकेशन हो उसके बराबर हो जाएगा। अब ये स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट करने के बाद यहाँ पे कॉमन लेना होता है ना, एक टर्म को इसके कांस्टेंट के साथ लेना होता है, एक टर्म को एक्स स्क्वायर के साथ लेना होता है। तो ऐसा उसको करना होता है तो एक चीज़ कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे मान लो पहले ये चीज़ हम कंसीडर करते हैं, ये एक साथ हो गया, ये एक साथ हो गया, तब यहाँ पे हमारा क्या कॉमन है, यहाँ पे 2x दोनों में कॉमन है, यहाँ पे 2x इंटू एक्स है, चूंकि एक्स स्क्वायर नहीं कॉमन ले सकते, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं था, तो x कॉमन हो गया, तो x हो गया, और 2 दोनों में कॉमन है ना, तो 2x कॉमन है, राइट। तो 2x को हमने बाहर ले लिया। अब हमने आपको पहले भी बताया है कि जब कॉमन लेते हैं, जैसे
2x² माइनस 6x। जब इसमें मान लो हमें 2x को कॉमन, 2x ही कॉमन है ना, पहले तो x कॉमन था तो x आ गया बाहर, और 2 दोनों में है तो 2 ले लिया। तो जब 2x अगर हम कॉमन लेते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि 2x को आप बाहर लिखो और ये पूरे टर्म को 2x से डिवाइड कर दो, है ना, 2x से मल्टीप्लाई करो, 2x से डिवाइड भी कर दो। तो इसको 2x से जब डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 2x² माइनस 6x/2, है ना। वहाँ तो डायरेक्ट लिख दिया गया, बट उसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसका मतलब यही हो जाएगा, 2x का ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2x से डिवाइड करना था, हमने 2 लिख दिया, सॉरी। तो 2x से डिवाइड करोगे तो पहले वाले टर्म में इसमें क्या बचेगा, यहाँ पे x ही बचेगा ना, 2x से कैंसिल हो जाएगा, ये x इंटू एक्स होता है, तो 2x कैंसिल होकर के x बचा, और इधर 2 से ये कैंसिल होकर 3 बचा, और x कैंसिल आउट हो जाएगा तो 3 बचेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख दिया गया x-3, राइट। तो 2x इंटू x-3, जब भी हम कॉमन लेने को आपको बोलेंगे, जैसे 2x अगर कॉमन ले रहे हैं तो 2x से हर एक टर्म को इतने में, इसको हम एक साथ लिए ना, तो इस पूरे को 2x से डिवाइड कर दिया। सिमिलरली आप आगे देखोगे तो यहाँ पे क्या कॉमन है इन दोनों टर्म में, इसमें भी 2 है, मतलब तो माइनस लेना है प्लस लेना है, दैट इज अनदर थिंग, बट यहाँ पे 2 तो कॉमन है, तो हमें -2 को कॉमन लेना। वो माइनस लेना है या नहीं लेना है वो इस पे डिपेंड करता है कि पहले में जैसे ब्रैकेट में x-3 आ गया, तो दूसरे में भी हमें दूसरे में भी x-3 लाना है, तभी हम x-3 को बाहर लेकर के वो फैक्टराइज करेंगे, तो इसलिए वो तभी वो माइनस या प्लस हम वहाँ पे लेंगे, राइट। तो यहाँ पे माइनस अगर यहाँ पे बाहर ले लेंगे तो ये वाला टर्म पॉजिटिव आ जाएगा, राइट, मतलब x-3 के फॉर्म में तभी लिख सकते हैं। तो अगर मान लो 3 - x लिखना होता तो यहाँ पे केवल 2 को ही कॉमन लेते होते, यहाँ पे क्या है -2 को कॉमन लिया, तो -2 को हमने ब्रैकेट के बाहर ले लिया। अब -2 को बाहर ले लिया तो अब इसमें -2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, केवल x आएगा ना। चलो यहाँ पे एक चीज़ और समझा देता हूँ ये। तो इसमें क्या है, जब -2 को कॉमन लोगे तो मैंने क्या बताया, जो कॉमन लोगे उसी से पूरे टर्म को डिवाइड करना है। तो 2x मतलब -2x डिवाइडेड बाई -2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई -2। अब इसको आप आगे लिखोगे तो क्या हो जाएगा, -2 इंटू -2 कैंसिल होकर के क्या हो जाएगा, x बचेगा, और यहाँ ये प्लस माइनस, मतलब चाहे यहाँ माइनस हो यहाँ माइनस हो, उसका मतलब पूरे रेशनल नंबर में माइनस है, तो वो जाके यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस तो माइनस ही आएगा, और 2 इंटू 3 तो ये आ जाएगा, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे डायरेक्ट ये लिख दिया गया है, x-3 लिख दिया गया है। तो अब यहाँ पे आप इसको पूरा जनरलाइज देखो, तो ये वाले जैसे वहाँ पे था ना कि 2 टर्म को एक साथ लिया, तो अब आप इसको एज इट इज़ 1 कंसीडर करो, मतलब एक चीज़ कंसीडर करो, एक मतलब क्या बोलेंगे, एक लाइन कंसीडर करो या एक साथ कंसीडर करो। तो इसमें क्या है, x-3 पहले वाले में भी है, x-3 दूसरे वाले में, 2 टर्म बचे ना, पहले 4 टर्म थे, तो 2 को हमने एक साथ लेकर के इसको 2 टर्म में किया, और 2 टर्म में ऐसे किया कि हर एक टर्म में कोई एक मतलब एक चीज़ कॉमन रहे, तो x-3 को हमने कॉमन रखने का ट्राई किया। तो x-3 को हमने बाहर मतलब ले लिया, तो x-3 बाहर ले लेंगे तो कॉमन है, अब कॉमन भी x-3 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x-2 बचेगा, राइट। अब वो कॉमन कैसे लिया गया है, अगर वो आपको भी समझना है तो यहाँ पे एक बार फिर से मैं, बेसिक है तो मैं उतना समझा देता हूँ। 2x इंटू x-3 -2 x-3, राइट। अब ये दो इसमें पूरे में x-3 कॉमन है, तो x-3 को हमने बाहर लिया। अब आगे जब कॉमन लिया तो वही x-3 से इसको भी डिवाइड करेंगे और इसको भी डिवाइड करेंगे, राइट। तो वो चीज़ x-3 डिवाइडेड बाई x-3 और -2 x-3 डिवाइडेड बाई x-3, राइट। अब यहाँ पे x-3 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x-3 ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा तो x-3 पहले ही कॉमन लिया तो वो बचेगा, और यहाँ पे क्या बचा, 2x बचा, तो 2x - 2 बचा। अब वो इसमें भी 2 कॉमन है ना दोनों में, तो 2 बाहर ले लिया, तो 2 बाहर ले लेंगे तो x-1 बचेगा और x-3 बचेगा, राइट। तो ये वही चीज़ यहाँ पे लिख दिया गया है। तो आई थिंक ये कॉमन लेना और ये सब चीज़ें आपको फैक्टराइज स्प्लिट मेथड से कैसे उसको फैक्टराइज करते हैं ये आपको समझ में आ गया, राइट। अब आप देखोगे कि ये पॉलिनोमियल जो वैल्यू मतलब 2x² - 8x + 6 था, अब
इसकी वैल्यू जीरो कब कब होगी, क्योंकि अब देखो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ 2x² माइनस 8x प्लस 6 राइट। अब इसको फैक्टराइज कर लिए, फैक्टराइज करने पर क्या आया 2x माइनस 1 आया और x माइनस 3 आया राइट। ये पूरा px की वैल्यू हो गई राइट। अब px की वैल्यू या इस जब px की वैल्यू बोलें या इसकी पूरे की वैल्यू बोलें, मतलब जीरो कब होगी, जीरो तब होगी जब x माइनस 1 मतलब x इक्वल टू 1 पुट कर दोगे, क्योंकि क्या है अब x जैसे इसमें है x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 1 मतलब जीरो हो जाएगा, जीरो मल्टीप्लाइड दिस नंबर मतलब ये पूरा नंबर सॉरी x माइनस जब x इक्वल टू 1 पुट किया तो 1 माइनस 1 जीरो मल्टीप्लाइज दिस, तो ये तो पूरा टर्म जीरो हो गया, तो x इक्वल टू 1 पुट करें तब भी जीरो हो जाएगा। सिमिलरली अगर x इक्वल टू 3 भी पुट करें तो x इक्वल टू 3 पुट करोगे तो ये जीरो हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई दिस टर्म, तो जीरो में किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करो जीरो ही आएगा, तो ये पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जो जीरो ही हो जाएगी। तो p0 की वैल्यू जीरो होगी और p3 की वैल्यू भी जीरो होगी इस पॉलिनोमियल के लिए। तो वही चीज़ यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर हम फैक्टराइज कर दिए, फैक्टराइज करने के बाद इसकी वैल्यू जीरो तब होगी व्हेन x माइनस 1 इक्वल टू जीरो। तो x माइनस 1 इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हुआ x इक्वल टू 1 राइट, 1 इधर जाएगा तो 1 हो जाएगा जीरो में ऐड होकर के। तो x माइनस 1 इक्वल टू जब जीरो होगा तब उसकी वैल्यू 1 होगी, या तो x माइनस 3 इक्वल टू जीरो होगा तब x इक्वल टू x माइनस 3 इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हुआ x इक्वल टू 3। तो या तो x इक्वल टू 1 है तब वैल्यू जीरो, या तो x इक्वल टू 3 है तब वैल्यू जीरो राइट। तो ये आ गया। सो वही चीज़ यहाँ पे आगे बताया है। तो जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर क्या हो गया 1 एंड 3 इसके जीरोज हो गए, चूँकि x 1 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरोज हो रही है और 3 पे इसकी वैल्यू जीरोज हो रही है राइट। तो ये 1 एंड 3 आर द जीरोज ऑफ 2x² माइनस 8x प्लस 6 राइट। अब ये जीरोज का हम सम करते हैं, जीरोज दो मिले ना यहाँ पे, तो सम ऑफ द जीरोज मतलब 1 एंड 3 का, तो सम ऑफ द जीरोज ये हो गया और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ये दो चीज़ें होती हैं। तो आपको जीरोज का सम और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, तो सम किया तो 4 आया। अब 4 को अनदर वे में कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि अब इसको सॉल्व करोगे आप है ना, इसको जस्ट कोएफिशिएंट के टर्म में हमें हमारा मोटिव क्या था, हमारा मोटिव यही था स्टार्टिंग में कि हमें जो पॉलिनोमियल के जीरोज और उसके कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है वो हमें फाइंड आउट करना। तो 4 तो इसका सम ऑफ द जीरोज आ गया राइट। अब ये जीरोज के बीच में रिलेशन ही मतलब जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करने का एक तरीका है। तो सम ऑफ द जीरोज जो लिए 4 आया। अब 4 को हम कोएफिशिएंट के टर्म में कैसे डिनोट कर सकते हैं वो चीज़ लिखा है। तो 4 को जब ये माइनस इंटू माइनस 8 है और डिवाइडेड बाई 2 लिखा, माइनस 8 2 क्यों लिखा, क्योंकि इस पॉलिनोमियल में ये माइनस 8 2 6 ये दीज आर द कोएफिशिएंट्स राइट। माइनस 8 एक किसका कोएफिशिएंट है x का, 2x² का कोएफिशिएंट है और 6 इज द कांस्टेंट टर्म राइट। तो ये इसीलिए जो सम ऑफ द जीरोज है उसको हम इन टर्म के बीच मतलब इन टर्म के जो पॉलिनोमियल के टर्म्स हैं उसमें डिनोट करने की ट्राई कर रहे हैं। तो अब इसमें अब 4 है, 4 को हम कैसे लिख सकते हैं इसमें, तो 6 से कुछ भी डिवाइड करोगे तो कुछ तो आएगा नहीं 4। तो अगर हम 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। बट क्या है कि अगर ये वाला कोएफिशिएंट लेंगे माइनस 8 मतलब डायरेक्ट अगर ले लेते माइनस 8 अपॉन और दूसरा ये 2 ले लेते हैं ना x का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाई x² का कोएफिशिएंट, तो इसमें क्या होता -4 आता, जबकि हमारा जो सम है वो 4 आ रहा है। तो 4 आ रहा है तो मतलब एक माइनस हमें आगे और लगाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो अब जब इसको सॉल्व करोगे तो अब ये 4 के बराबर आ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे कोएफिशिएंट के टर्म में लिखने का ट्राई किया। तो माइनस 8 क्या है कोएफिशिएंट ऑफ द x है ना, और 2 क्या है कोएफिशिएंट ऑफ द x²। तो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है तो उसके जीरोज का सम अगर आप करोगे तो वो जीरोज का सम आप डायरेक्ट पॉलिनोमियल से लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो कि जो x² मान लो हमें पता ही नहीं होता, यहाँ तो हमें 1 और 3 हमें पता है और उसको ऐड किया 4 ये हमें पता ही नहीं होता। तो अगर हमें सम ऑफ द जीरोज लिखना होता, मान लो दो जीरोज हैं k1 प्लस एंड k2, अगर k1 एंड k2 दो जीरोज होते और हमें यही पता होता ये पॉलिनोमियल है ना। अब हमने यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ लिया। तो अगर हमें डायरेक्ट पॉलिनोमियल को देख करके उसके जीरोज का सम क्या लिख सकते थे, x का कोएफिशिएंट
माइनस होना चाहिए, माइनस एक्स का कोएफिशिएंट -8 डिवाइडेड बाई 2, राइट। तो 8 अपॉन मतलब इसको सॉल्व करोगे तो 4 आ जाएगा। मान लो हमें 1 3 पता ही नहीं होता कि 1 और 3 जीरो हो जाए, वो तो हमने स्प्लिट मेथड से कैलकुलेट किया इसलिए हमें पता है। तो पता ही नहीं होता तब भी हम उन जीरोज का जो इस पॉलिनोमियल के जीरोज का जो सम होता है वो ऐसे लिख सकते थे कोएफिशिएंट को देख करके। दैट्स व्हाट द बुक इज ट्राइंग टू से। अब वही प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल अगर वो निकालना हो तो उसका क्या है, तो प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होगा, तो जीरोज क्या था 1 एंड 3, जो कि हमने स्प्लिट मेथड से निकाला था, तो 1 इंटू 3 मतलब 3 हुआ। अब इसी 3 को जो प्रोडक्ट आया जीरोज का, इसको हम कोएफिशिएंट के टर्म में डिनोट करने का ट्राई करेंगे। तो इसको 3 को कोएफिशिएंट के टर्म में कैसे डिनोट कर सकते हैं, तो 3 है तो 6 को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो 3 आ जाएगा, तो 6/2 लिख लिया। तो 6 क्या है पॉलिनोमियल में, ये कांस्टेंट टर्म है ना। और 3 को तो तुम ऐसे आप ऐसे भी लिख सकते हो ना कि 12/4 भी लिख सकते हो, बट 12 और 4 क्या है इस पॉलिनोमियल में नहीं है। हमें इस पॉलिनोमियल में जो कोएफिशिएंट्स हैं उन्हीं के टर्म में इसको 3 को लिखना है, तभी वो चीज़ रिलेशन इस्टेब्लिश हो पाएगी। तो 3 अब यहाँ पे 6 है और 2 है, अगर हमें पता चल रहा है कि 6 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो वही 6/2 लिख लिया। तो 6 क्या है कांस्टेंट टर्म हो गया, है ना। 6 पॉलिनोमियल क्या है कांस्टेंट टर्म, और 2 क्या है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो गया। अब हमें मान लो डायरेक्ट लिखना हो प्रोडक्ट का, यहाँ तो 1 और 3 पता था, मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आया उस नंबर को कोएफिशिएंट के टर्म में वैसे डिनोट किया, तब हमने ऐसे मान लो हमें 1 एंड 3 पता ही नहीं होता, तो प्रोडक्ट का इसका जीरोज का प्रोडक्ट अगर आप लेते तो क्या आता है, ये हमें फार्मूला मान लो पता था, कांस्टेंट टर्म 6 है, 6 लेते डिवाइडेड बाई यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 होता तो 3 लिख देते, तो डायरेक्ट भी पता चल जाता ना। तो अगर ये चीज़ हमें पता है ना, पॉलिनोमियल में ये सब चीज़ें तो पता ही होगी कि एक्स का क्या कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है और कांस्टेंट टर्म क्या है, ये सब चीज़ें तो हमें पॉलिनोमियल का जो इक्वेशन दिया रहेगा उसी से पता चल जाएगा, इस इक्वेशन से ही पता चल जाएगा। तो उस टर्म अगर वो कोएफिशिएंट पता है तो हम जीरोज का सम और उसके प्रोडक्ट को डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और अगर ये दो इक्वेशन पता है, दो वेरिएबल है, तो k1 k2 को भी सेपरेटली निकाल सकते हैं, है ना। वो अभी आप आके समझोगे। अब एक और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसको एग्जांपल के तौर पे फिर से समझाया है जस्ट फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे दूसरा पॉलिनोमियल क्या लिया गया है 3x² प्लस 5x माइनस 2। सो बाई मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, है ना, मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये वाला मेथड हमने अभी जो ऊपर एक्सप्लेन भी किया है और क्लास 9 में भी पढ़ा है, तो वो कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। तो इसमें मिडिल टर्म जो था उसको हमें ऐसे स्प्लिट करना था कि उसका जो प्रोडक्ट होगा, मतलब दो टर्म जो जिस दो टर्म में स्प्लिट करेंगे उसका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 3x² इंटू -2, राइट। तो मतलब -6x² के बराबर होना चाहिए, ऐसा हमें स्प्लिट करना है। तो -6x² के बराबर मतलब कैसे स्प्लिट करेंगे 6x और x, है ना, 6x और अब यहाँ पे -x आया ना, 6x और -x को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया -6x², है ना, यही तो आएगा -6x², वही चीज़ हमें आना लाना था, राइट। दूसरा भी आप यहाँ भी वो कर सकते थे, जैसे यहाँ तो ये डायरेक्ट 6x लिया है, बट आप ऐसा भी कर सकते थे 3x, अच्छा नहीं 3x और 2x लेते तो इसको सम तो करते तो 5x आ जाता, बट मल्टीप्लाई करते तो 6x² पॉजिटिव में आता, तो पॉजिटिव हमें नहीं चाहिए था, हमें निगेटिव में ही चाहिए था, है ना। तो पहले आपको ये करके देख लेना कि हमें निगेटिव मिलाना पॉजिटिव, तो उसके बेसिस पे करना। दूसरा अगर आप -3x और -2x, नहीं वो भी नहीं होता, दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी, राइट, 6x और -x। अब इसमें भी दो टर्म को एक साथ लिया, इसको साथ लिया और इसको साथ लिया। जब इसको साथ लिया तो x तो कॉमन है, तो x बाहर आ गया, और दोनों में 3 कॉमन है तो 3x को बाहर ले लिया। जब 3x को बाहर लिया तो 3x से इसको डिवाइड करोगे तो x बचेगा, इसको डिवाइड करोगे तो 2 बचेगा, मैंने ऊपर समझाया है आपको। तो ये एक टर्म आ गया, है ना। अभी 4 टर्म थे उसको 2 टर्म में आ गया, तो पहला टर्म यही हो गया, ये एक टर्म मतलब ये मल्टीप्लाई है ना, तो मतलब कितने टर्म हुए, दो, एक ही टर्म मानेंगे ना इसको। और सिमिलरली यहाँ पे अब यहाँ पे x+2 है, तो यहाँ पे भी x+2 दूसरे टर्म में भी लाना है, इसीलिए -1 को कॉमन लेंगे। x के आगे अगर जैसे ये -x लिखा है तो इसका मतलब इसका कोएफिशिएंट -1 है ना,
अगर कोई नंबर नहीं है तो मतलब -1 है, क्योंकि -1 इंटू एक्स करोगे तो क्या होगा, -x ही आएगा ना, -x ही आएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा, तो -1 को कॉमन लिया, -1 को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट आ जाएगा, और -1 से -x को डिवाइड करोगे तो माइनस माइनस ऊपर नीचे कैंसिल होकर के x आ गया। और इसमें भी अगर ये चीज़ आपको नहीं समझा तो जैसे -1 कॉमन ले लिया तो हमने क्या बताया, -x बचा था तो -x को -1 से डिवाइड किया, -2 को, मतलब माइनस था, -2 को -1 से डिवाइड किया, यही तो मतलब हुआ ना। तो -1 कॉमन था, और माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे x ही बचेगा। ये माइनस मैंने बताया कि 2/1 मतलब अगर नीचे है या ऊपर है या बीच में है, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो ये माइनस यहाँ पे मानोगे ऊपर जाके यहाँ से मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ऐसे आ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे ये पूरा लिख दिया गया। अब x+2 दोनों में कॉमन है, x+2 को बाहर ले लेंगे तो 3x बचेगा, तो 3x यहाँ पे आ गया, और यहाँ का -1 बचा तो -1 आ गया। तो ये इसको स्प्लिट मेथड से फैक्टर किया। अब इसकी वैल्यू जीरो कब होगी, इसकी वैल्यू जीरो तब होगी जब यहाँ पे आपको वो अगर x की वैल्यू निकालनी हो तो ऐसे करेंगे ना, फैक्टराइज कर दिया, तो ये टर्म जीरो हो या तो ये टर्म जीरो हो, कोई भी टर्म जीरो होगा तो इस पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो अगर ये टर्म जीरो होता है 3x - 1 = अगर जीरो होता है तो यहाँ जीरो इंटू दिस टर्म मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही आ जाएगा ना। तो अगर 3x - 1 = जीरो होता है तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, x = 3x = 1, दैट मीन्स x = 1/3, राइट। एक तो ये हो गया। अब अगर दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा अगर ये वाला टर्म जीरो है तो ये अगर जीरो है तो मतलब अगर x+2 की वैल्यू जीरो है तो यहाँ भी जीरो पुट करोगे और 3x - 1 से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही हो जाएगा, पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो। तो x+2 अगर जीरो है तब भी जीरो हो जाएगा, तो x = -2 हो गया, राइट। तो -2 और x = 1 + 3, ये दो हमारे जीरोज हो गए, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पे निकाला गया, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 1/3 है और -2 है, राइट। यहाँ पे तो टर्म जीरोज हो रहे हैं, मतलब इस पूरे टर्म को जीरो करोगे तभी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो है। तो टर्म को जब जीरो के आप इक्वल करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल लिए, तो जीरोज जो कहलाएंगे 1/3 और x = 2 है, ये हमारे जीरोज हो गए पॉलिनोमियल की। अब सिमिलरली पहले जैसे हमने रिलेशनशिप रखा था, मतलब रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया था, वही चीज़ यहाँ पे वही हम यहाँ भी करेंगे। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, सम ऑफ द जीरो, मतलब जीरोज, सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, दो चीज़ें हमें करना है। तो सम ऑफ द जीरोज करेंगे तो 1/3 प्लस -2। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करोगे तो -5/3 आएगा। सॉल्व कैसे किया गया है मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। तो 1/3, अब प्लस माइनस है तो -2 आ जाएगा ना मल्टीप्लाई होकर के। अब यहाँ पे आपको अगर ये कुछ नहीं है तो ये 1 मान लेंगे यहाँ पे, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब 1 1 से जाके मल्टीप्लाई, 1 आ गया, 3 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, और यहाँ पे माइनस है तो -3 × 2 मतलब 6, और 3 × 1 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। 1 में से -6 गया, कितना आएगा, -5 बचेगा, -5/2, सॉरी -5/3, राइट, क्योंकि ये 3 × 1 मल्टीप्लाई करो 3 आएगा, तो -5/3 आ गया। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख दिया गया। अब वही है कि -5 मतलब क्या है, -5 मतलब ये हुआ, माइनस बाहर ले लिया, और कोएफिशिएंट ऑफ द x क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ x दी 5 था, तो -5 आ जाएगा, और कोएफिशिएंट ऑफ नीचे क्या है, 3 है, तो 3 मतलब क्या है, x² का कोएफिशिएंट है, राइट। तो ये x² का कोएफिशिएंट और माइनस कोएफिशिएंट ऑफ द x, और फिर सिमिलरली उसका प्रोडक्ट भी निकालेंगे तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो माइनस और यहाँ प्लस है, मतलब इसके आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस ही है ना। तो यहाँ पे माइनस आ गया तो -2.3 आ गया। तो -2.3 में क्या है, -2 क्या है, -2 कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हो गया। 3 क्या है, x² का कोएफिशिएंट है, तो यह है उसको कोएफिशिएंट ऑफ x² लिख दिया। तो आप अभी पहले का एग्जाम्पल देखोगे, दूसरे का एग्जाम्पल देखोगे, तो इसमें हमारा वही रिलेशनशिप बन रहा है कि अगर हमें जीरोज का सम निकालते हैं तो वो जीरोज का सम जो होता है वो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ द x डिवाइडेड बाई x² का कोएफिशिएंट ये हो जाता है, और जो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज हो जाता है वो कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई x² का कोएफिशिएंट उसके बराबर हो जाता है, राइट। तो ये हो गया। अब उसी चीज़ को जनरलाइज कर दिया गया है। जनरलाइज कैसे किया गया कि अगर इन जनरल इफ अल्फ़ा एंड बीटा, अल्फ़ा और बीटा
दो जीरोज हैं, है ना, जैसे कि दो जीरो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वहाँ पे दो ही जीरो जाएंगे और एट मोस्ट दो ही जीरोज हो सकते हैं, ये भी हमने पढ़ा है। तो अगर दो जीरोज अल्फा और बीटा हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कौन सी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये भी जनरल इक्वेशन थी। तो जनरल इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो जीरोज अल्फा और बीटा हैं तो x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा फैक्टर होंगे पी एक्स के। अब उसको कैसे, जैसे यहाँ पे भी आप देखोगे ना, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको फैक्टराइज किया ना, तो इस पॉलिनोमियल के फैक्टर क्या हो गए, 3x माइनस वन और x प्लस टू। और अगर ये तो थोड़ा वैसा लिख दिया गया है, तो इसको और अगर सिंप्लीफाई फॉर्म में आप समझना चाहते हो तो यहाँ से समझ लो, इसमें ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, राइट। बट मैं एक एक्सप्लेन ही कर देता हूँ तो आपको बेटर रहेगा। तो फैक्टर क्या है, जैसे अब हमें यहाँ पे पता था कि 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस टू, राइट, ये एक पॉलिनोमियल था। इसको इसके जीरोज क्या आए थे, x 1/3 और दूसरा जीरोज क्या था, -2। तो इसके फैक्टर क्या होंगे, अगर जीरोज पता है तो फैक्टर के फॉर्म में अगर इसको लिखना हो तो क्या हो जाएगा, x, अगर यहाँ पे जो रहता है माइनस करके हमेशा लिखते हैं ना, x माइनस 1/3 और x माइनस माइनस टू, राइट, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो इसको फैक्टर यहाँ पे सॉल्व करोगे तो x प्लस टू, फैक्टर हमेशा x माइनस जो जीरो जाते हैं वो लिखते हैं, तो x माइनस माइनस टू तो x प्लस टू, और इसको आप सॉल्व करोगे तो x माइनस 1/3। अब आप इसको फर्दर अगर आप सॉल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके x/1 मान करके, तो ये 3x माइनस 1 आ जाएगा, राइट। वही चीज़ यहाँ पे फैक्टराइज किया गया है, राइट, क्योंकि ये दो फैक्टर्स आ गए तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। ओके, सो आप ये मतलब आई थिंक आप ये समझ गए होंगे, राइट। x इक्वल टू, अगर मतलब दोनों जीरोज पता हैं तो उसको x माइनस दूसरा मतलब x माइनस जीरोज की जो वैल्यू होगी वही फैक्टर के फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ पे 1 माइनस 3, तो इसको जब हमें फैक्टराइज किए थे तो फैक्टराइज करके हमने क्या लिखा था, फैक्टराइज करके यही लिखा था ना, 3x माइनस 1 और x प्लस टू, राइट, यही तो लिखा था फैक्टराइज करके। तो वही चीज़ अगर जीरोज पता है तो डायरेक्ट यहाँ से ये आ गया और यहाँ से जो ये सॉल्व किया तो ये आ गया, तो डायरेक्ट आप वैसे लिख सकते हैं, राइट। ओके, बट एक चीज़ आप ये देखना कि जब भी ऐसे फैक्टर के फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पे ये 3 कैंसिल आउट हो जाता है, क्योंकि क्या होता है, इसको जीरोज मानते हो तो x माइनस 1/3 इक्वल टू जीरोज, मतलब ये होता है इसकी वैल्यू जीरो है। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई से तो ये 3x माइनस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 आएगा। बट इसको फिर 3x माइनस 1, ये 3 इधर जाके मतलब जीरो ही हो जाएगा ना, मतलब ये यही आएगा। तो यहाँ पे आप वो चीज़ ध्यान रखना। ओके, चूँकि क्या है कि वो फैक्टर है तो मतलब वो जीरो ही होगी ना उसका पूरा का वैल्यू। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि अगर अल्फ़ा और बीटा दो जीरोज हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा दो फैक्टर हो जाएंगे उस पॉलिनोमियल के। और अगर वो फैक्टर हैं अल्फ़ा तो यहाँ पे जैसे अब उसको आगे डिनोट किया तो ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के फैक्टर क्या है, x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा, है ना, जैसा कभी हमने ऊपर भी वही पढ़ा था आगे। और यहाँ पे k एक कांस्टेंट आ जाएगा, राइट, k को एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि यहाँ पे हो सकता है वो आगे जैसे ऊपर वाले में देखोगे कि 2 पहले लग गया था ना जो फैक्टर किया था। यहाँ पे आप देखोगे ये ऊपर क्या है, जब ऊपर उसको हमने फैक्टराइज किया, राइट, यहाँ पे ये अभी इसको हमने जब, ये भी वही ax स्क्वायर माइनस ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में था, बट जब इसका फैक्टर किया तो आगे क्या आ गया, आगे 2 आ गया, कांस्टेंट टर्म प्लस दोनों जीरोज का क्या हो गया, दोनों जीरोज मतलब 1 एक जीरोज था एक 3 था, तो x माइनस 1 और x माइनस 3 और इनटू ए कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, राइट। तो ये आप आई थिंक समझ गए हैं ना कि एक कांस्टेंट टर्म, एक मिनट, कि कांस्टेंट टर्म क्यों आ रहा है ना, यहाँ पे जब फैक्टराइज किया तो एक कांस्टेंट टर्म आया, तो उसको जनरलाइज फॉर्म में लिखना है तो हमें एक कांस्टेंट टर्म वहाँ पे लिखना पड़ेगा। इस केस में वो कांस्टेंट टर्म नहीं आया था, बट इन द अर्लियर केस देयर वाज ए कांस्टेंट टर्म। तो इसको फैक्टराइज किए तो अल्फ़ा बीटा रूट था, तो x माइनस पहला रूट, x माइनस दूसरा रूट, तो x माइनस अल्फ़ा हो गया, x माइनस बीटा इंटू ए कांस्टेंट टर्म। अब इसको जब आप
सॉल्व करोगे, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, तो इसको मल्टीप्लाई करके कैसे लिखेंगे, है ना, x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा, इसको आप मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने में हमने आपको बताया था कि पहले ब्रैकेट का एक टर्म उठाते हैं और दूसरे ब्रैकेट के दोनों टर्म से मल्टीप्लाई, तो इसको यहाँ पे x उठाया, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना, x मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वायर, x बीटा के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस टर्म माइनस था तो माइनस बीटा इंटू एक्स हो गया। फिर यहाँ दूसरा टर्म उठाते हैं, दूसरा टर्म क्या है, माइनस अल्फ़ा है, राइट, तो माइनस अल्फ़ा पहले x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अल्फ़ा एक्स आ जाएगा, माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा। अब एक्स स्क्वायर, अब ये माइनस माइनस है दोनों में, तो और x दोनों में कॉमन है, तो माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स लिख दिया इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, है ना। तो ये माइनस कॉमन लिया और x कॉमन था तो माइनस मतलब x इधर लिख लिया, जैसे जनरल फॉर्म में क्या लिखते हैं, x बाद में ही लिखते हैं ना, तो x मैंने बाद में लिखा और अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा, है ना। इसको एक्सपेंड करोगे, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे माइनस x से, तो ये पूरा यही मिल जाएगा, तो माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स हो गया। तो वही चीज़ यहाँ पे जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स आ गया, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा आ गया, जैसा ये है। अब के से भी पूरे में जाके मल्टीप्लाई करो, तो के यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो के एक्स स्क्वायर हो गया, के इस टर्म में, इसमें तीन टर्म है ना, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, और इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स हो गया, और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो के अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया, राइट। अब इसी को हम जो हमारा राइट साइड में क्या आ गया, राइट साइड में इसको मतलब रूट पता हो तो जनरल फॉर्म में लिखे और जनरल फॉर्म में लिख कर इसको मल्टीप्लाई किया। अब आगे यहाँ पे क्या है, ये किसकी वैल्यू है, ये ए एक्स स्क्वायर बी प्लस सी के बराबर है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कंपेयर करोगे ना, कंपेयर किया गया है, तो कंपेयर करोगे के एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर से कंपेयर करोगे तो ए इक्वल टू क्या है, के आएगा, तो ये ए इक्वल टू के हो गया। दूसरा टर्म एक्स का कोएफिशिएंट, इधर दोनों का एक्स का कोएफिशिएंट कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के अल्फ़ा इंटू बीटा इधर था इक्वल टू बी के बराबर हो जाएगा, राइट, तो ये बी के बराबर हो गया। सिमिलरली जो कांस्टेंट टर्म सी था इधर क्या है, के अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया, राइट। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अल्फ़ा बी इंटू बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि देखो अब अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब हमने क्या ऊपर पढ़ा था, सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट, वही निकालना है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू निकालोगे तो क्या है, माइनस के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू बी दिया गया है, और के की वैल्यू क्या दिया गया है, के की वैल्यू 1 ए के बराबर है, राइट, तो यहाँ पे माइनस ए पुट कर दिया इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया इक्वल टू बी है, राइट। अब अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू निकालनी है, प्रोडक्ट ऑफ दी मतलब सम ऑफ दी जीरो निकालना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस ए इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई क्या डिवाइड हो जाएगा, माइनस ए इधर आया तो डिवाइड हो जाएगा, और ये माइनस नीचे है तो मतलब ये माइनस बी अपॉन ए आ जाएगा ना, चाहे नीचे लगाओ माइनस, चाहे ऊपर लगाओ या बीच में लगाओ, तीनों का मतलब एक ही होता है, माइनस ही रहेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे ये लिख दिया गया है, राइट, तो ये हमारा ये आ गया। सिमिलरली उसी तरीके से अल्फ़ा और बीटा सी अपॉन ए होगा, कैसे होगा, क्योंकि सी की वैल्यू हमारा क्या है, के इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा है, तो अल्फ़ा और बीटा निकालना है तो सी अपॉन क्या हो जाएगा, सी अपॉन के, और के की वैल्यू हमारा क्या है, ए के बराबर है, तो उसी तरीके से ये सी अपॉन ए हो जाएगा। क्या हो गया सी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी अपॉन ए और सम ऑफ द रूट माइनस बी अपॉन ए, और माइनस बी क्या है, माइनस इंटू बी क्या है, एक्स स्क्वायर का एक्स का कोएफिशिएंट, राइट, तो एक्स माइनस बी क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट, तो माइनस बी एक्स का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, और सम प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। दैट्स व्हाट हमने प्रीवियस एग्जाम्पल पे पढ़ा था कि कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट प्रोडक्ट हो जाता है, और एक्स का कोएफिशिएंट मतलब माइनस एक्स का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जीरोज का सम हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे जनरलाइज फॉर्म में आ गया, राइट। तो आगे ये अभी एग्जाम्पल में मतलब एग्जाम्पल में क्या क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज होता है। अब यहाँ पे अल्फ़ा बीटा क्या है, अल्फ़ा बीटा ग्रीक लेटर्स होते हैं जिसको
मतलब इसको ये वाला सिंबल ये क्या ग्रीक लेटर होते हैं। तो ग्रीक लेटर इसको जो ऐसा ये होता है ये अल्फ़ा, इसको अल्फ़ा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं। और आगे हम क्या है एक और टर्म होता है ग्रीक लेटर गामा, जिसको कि इसको गामा मतलब प्रोनाउंस करते हैं, राइट। तो ये चीज़ हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आगे है क्या है दिया है, वही चीज़ वहाँ पे लिख दिया गया है। मतलब जैसा कभी जो अभी हमने ऊपर समझाया कि सम ऑफ द जीरोज हमने क्या निकाला, सम ऑफ अल्फ़ा बीटा जीरोज मारा, तो सम ऑफ द जीरोज जो कि माइनस बी अपॉन ए है। तो बी क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाई ए क्या है, कोई एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। उसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ द जीरो अल्फ़ा बीटा था जो कि सी बाई ए के बराबर था। तो ये वाले को जो पॉलिनोमियल था ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, यही पॉलिनोमियल माना था। तो कांस्टेंट टर्म क्या है, सी है, तो ये सी की जगह कांस्टेंट टर्म आ गया। और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, राइट। सम ऑफ द जीरोज क्या होगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ द एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होगा, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब आगे इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, वो एग्जांपल्स को हम समझते हैं। अब यहाँ पे ये एग्जांपल 2 में क्या बोल रहा है कि जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इतना हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। तो इसके क्या कहते हैं, जीरोज को पहले कैलकुलेट करना है और इसके कोएफिशिएंट और जीरोज के बीच में रिलेशंस को वेरीफाई करना है, राइट। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10x दिया गया है। अब इसको आप जब फैक्टराइज करोगे स्प्लिटिंग मेथड से, इसको फैक्टराइज करोगे तो अभी आपको डायरेक्ट वैसे नहीं निकालना है। मतलब आपको जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको पहले नॉर्मल तरीके से ही उसके जीरोज को निकालना है। तो इसमें 7x है मिडिल टर्म, इसको हम स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट ऐसा करेंगे कि a मतलब ये वाला टर्म और इसका मल्टीप्लिकेशन, तो एक्स स्क्वायर इंटू 10, राइट। तो 10x स्क्वायर के बराबर उसका प्रोडक्ट आना चाहिए जो दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे। तो अगर हम 5 जैसे 7x है तो 5x और 2x अगर लेते हैं तो 5 दूना 10, तो मतलब 10 और x क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो 10x स्क्वायर के बराबर आ गया। तो इसको जब आप स्प्लिट करोगे एक्स स्क्वायर 5x प्लस 2x प्लस 10, राइट। अब इसी को आप सॉल्व करो। तो इसको हमने एक साथ ले लिया, इसको एक साथ ले लिया, पहले वाले को एक साथ लिया तो हमारा क्या x कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 5 आ जाएगा, राइट। तो ये हो गया। फिर प्लस है, यहाँ पे 2 कॉमन है तो 2 को हमने कॉमन ले लिया, तो x प्लस 5 यहाँ भी आ जाएगा, राइट। और फिर x प्लस 5 दोनों में कॉमन है तो x प्लस 5 को बाहर ले लिया। आगे क्या बचा, यहाँ पे x बचा तो x लिख दिया, यहाँ पे 2 बचा तो प्लस 2 लिख दिया, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख दिया गया। अब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरोज कब होगी, जब x प्लस 2 की वैल्यू जीरो होगी, राइट। तो मतलब पहला रूट क्या आ गया, x माइनस 2 आ गया। दूसरा उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो कब होगी, जब x प्लस 5 इक्वल टू जीरो होगा। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू -5, तो -5 और -2 क्या हो गया, जीरोज हो गए पॉलिनोमियल के। तो वही चीज़ लिखा है कि इसकी वैल्यू जीरो तब होगी जब x प्लस 2 इक्वल टू जीरो होगा और x प्लस 5 इक्वल टू जीरो होगा। तो जब आप x प्लस 2 को जीरो करोगे तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी, जब x प्लस 5 को इक्वल टू जीरो करोगे तो x की वैल्यू -5 आ जाएगी। तो जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल विल बी -2 एंड -5, राइट। तो वो चीज़ दे दिया गया। अब हमें इसके कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। तो सम ऑफ द जीरोज क्या होगा, सम ऑफ द जीरोज लिए तो जीरोज -2 -5 हुआ, तो -2 -5 को ऐड किया तो -7 हो गया। -7 का मतलब क्या हुआ, कोएफिशिएंट ऑफ द एक्स क्या है, 7 है, तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ द एक्स हो गया और कोएफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर क्या है, 1 है ना। अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसको 1 होता है, तो यहाँ पे 1 आ गया। तो ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज लेंगे तो -2 इंटू -5 किया, जो कि माइनस मल्टीप्लाई और 10 हो गया। 10 क्या है, यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई 10 को क्या लिख सकते हैं, 10/1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 आ गया, है ना। ये 10 तो आ गया, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई तो 10 को 10/1, जो कि हमें कोएफिशिएंट के बीच में जो हमने पहले रिलेशनशिप पढ़ा है वो हमें इस्टेब्लिश करना था, तो वो इसलिए हम ऐसा इसमें लिखे हैं। तो यहाँ पे -7 भी जब आए तो -7/1 लिख लिए, है ना, ऐसा हो गया। ओके, आगे क्या है कि हमें एक पॉलिनोमियल दिया गया, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² -3 एंड वेरीफाई इट्स रिलेशनशिप
बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट। तो उसी तरीके से ये भी करना है। तो यहाँ पे हमें जैसे कभी कभी होता है ना कि आप डायरेक्ट कुछ आइडेंटिटीज़ को यूज करके ही उसके वो निकाल सकते हो, मतलब रूट्स वगैरह निकाल सकते हो, या उस एक्सप्रेशन को डायरेक्ट आइडेंटिटी को मतलब यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये हमने फार्मूला पढ़ा भी है। तो इस फार्मूले में हमें क्या होता था, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फार्मूला होता था। तो यहाँ पे एक तो है एक्स स्क्वायर राइट, और माइनस ये तो थ्री तो किसी चीज़ का स्क्वायर है नहीं, बट ये रूट थ्री का स्क्वायर होता है ना, क्योंकि रूट थ्री इंटू रूट थ्री करोगे आप तो क्या हो जाएगा, रूट रूट जब ये मल्टीप्लाई करोगे तो रूट 9 हो जाता है, और 9 का अंडर रूट क्या होता है, 3 होता है। अब आपको दूसरा कॉन्सेप्ट अगर पढ़ना हो तो रूट ए इंटू रूट बी अगर कहीं ऐसा लिखा है तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो रूट एक ही रूट के अंदर में ए इंटू बी ऐसा आ जाता है। तो वही 3 इंटू थ्री जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो 9 आ जाएगा ना। तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है रूट के मल्टीप्लिकेशन का। तो अब यहाँ पे 3 जो है उसको अंडर रूट 3 का स्क्वायर है। तो अगर ये चीज़ हमें पता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसी इस फॉर्मूले को यूज करके हुए यहाँ पे एक्स प्लस रूट थ्री और एक्स माइनस रूट थ्री ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो वही चीज़, चूँकि आप इसको चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो ऊपर, मतलब बट कभी कभी क्या होता है कि अगर ऐसे फॉर्म में दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट आइडेंटिटी को यूज करके ही इसको सॉल्व करना तो सिंप्लीफाई होगा। बाकी आपको जो नॉर्मल तरीका, जो कि इसमें कोई बीच का स्प्लिट मेथड ही नहीं, कोई बीच का टर्म ही नहीं है, मतलब जो एक्स का कोएफिशिएंट वाला होता है मिडिल टर्म ही नहीं, तो मिडिल टर्म को एक्सप्लिट करके क्या ही हम करेंगे, मतलब कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट आपको यूज करना पड़ेगा ना, ये वाली आइडेंटिटी को यूज करके। तो वही चीज़ यहाँ पे आ गई इसका। अब ये एक पॉलिनोमियल है राइट, ये यही पॉलिनोमियल दिया, इसकी वैल्यू क्या जीरो कब होगी, जब इसकी वैल्यू जीरो तब होगी जब एक्स माइनस रूट थ्री इक्वल टू जीरो होगा, है ना। तो यहाँ से एक्स इक्वल टू रूट थ्री आ गया। दूसरा केस क्या बनेगा, दूसरा जब एक्स प्लस रूट थ्री इक्वल टू जीरो होगा तब उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो होगी। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये माइनस उधर, मतलब रूट थ्री उधर जाएगा, तो ये एक्स इक्वल टू माइनस रूट थ्री आ जाएगा। तो रूट थ्री और माइनस रूट थ्री ये दो जीरोज इस पॉलिनोमियल के आ गए राइट। तो ये जीरोज हो गए इस पॉलिनोमियल के। अब ये अगर ये जीरोज हो ही गए हैं, मतलब तो इसके बीच का रिलेशनशिप को यहाँ भी इस्टेब्लिश करना है। तो सम ऑफ दी जीरोज निकालेंगे, तो एक रूट थ्री है, दूसरा माइनस थ्री है, तो ये जब सॉल्व करोगे तो ये जीरो आ जाएगा। जीरो का मतलब क्या हुआ, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ दी एक्स, क्योंकि इसमें क्या है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री है। तो x का कोएफिशिएंट क्या है, x का कोएफिशिएंट जीरो है ना, क्योंकि इसको कैसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस जीरो इंटू एक्स माइनस थ्री। तो x का कोएफिशिएंट मतलब जीरो इंटू एक्स मतलब जीरो हुआ ना। तो इसको जब ऐसे फॉर्म में लिख सकते हो तो x का कोएफिशिएंट जीरो हुआ, तो जीरो को x का कोएफिशिएंट जीरो और मतलब ये जीरो आया, तो इसको जीरो को कैसे लिख सकते हैं, माइनस टाइम x का कोएफिशिएंट जीरो डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, वन है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वन है। तो इसको सॉल्व करोगे तो जीरो ही आएगा ना। तो वही वे रिलेशनशिप यहाँ भी इस्टेब्लिश हो गया। दोबारा इसको मल्टीप्लाई करोगे, जीरो रूट को मतलब जीरोज को जीरोज का प्रोडक्ट लोगे तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस तो बाहर आ जाएगा, रूट थ्री मल्टीप्लाई करके 9 अंडर रूट 9 आ जाएगा, जो कि ये 9 है राइट, जो कि माइनस थ्री के बराबर है। तो माइनस थ्री, और जब आप इसको कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर, यही तो होता है ना प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। हमने ऊपर क्या किया था, हमने ऊपर निकाला था वो चीज़ पढ़ा था, मतलब अभी ऊपर ना। तो कांस्टेंट टर्म क्या है इस पॉलिनोमियल, कांस्टेंट टर्म माइनस थ्री है, तो माइनस थ्री आ गया डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, वन है। तो जब आप यहाँ से भी निकालोगे तो थ्री डिवाइडेड बाई एक्स इसका कोएफिशिएंट, हाँ मतलब कांस्टेंट टर्म माइनस थ्री है डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, वन है। तो इसको सॉल्व करोगे तो माइनस थ्री आ गया। तो वो और ये जब प्रोडक्ट निकाले हमें पता था, तो ये दोनों चीज़ें बराबर है, तो यहाँ पे ये चीज़ें आ गई, है ना। उसी तरीके से तो मतलब जब भी सम ऑफ द जीरोज होगा आपको इस फॉर्मूले से निकल आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज जो होगा इस फॉर्मूले से निकल आएगा। तो ये चीज़ वेरीफाई हो, जो वेरीफाई करने का मतलब आपका ये हुआ कि आपको जीरोज पहले आपको पता है, फिर आप उन जीरोज का सम किए, वो जीरो के बराबर हुआ। अब वही चीज़ आपको ये जो फॉर्मूला था कोएफिशिएंट ऑफ द एक्स और
कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर का मतलब आगे माइनस, तो इससे भी निकालोगे तो यही चीज़ आना चाहिए, है ना, यही चीज़ आपको मिलना चाहिए। उसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, आप पहले जीरोज आपको पता था, उसका प्रोडक्ट किया तो -3 आया, बट आप इस फॉर्मूले से जब ये चीज़ को निकालोगे तब भी वही चीज़ आना चाहिए। तो ये वेरिफिकेशन का मतलब यही हुआ, राइट, कि आप ये वाले फॉर्मूले से निकालो, और या तो आपको रूट पता हो, तो दोनों केस में ये वैल्यू जीरोज ही आनी चाहिए। तो वही चीज़ हमने एक्सप्लेन यहाँ पे किया है, राइट। ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 4 चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 में। सो आगे एग्जाम्पल नंबर 4 दिया गया है। एग्जाम्पल नंबर 4 में ये बोल रहा है कि वी हैव टू फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल and the sum of the sum and product of whose zeros are the -3 and 2, right? So sum of the product वो दिया गया है, sum of the zeros वो दिया गया है, और product of the zeros वो दोनों चीज़ें दी गई हैं। तो हमें उस केस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकालना है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, ax² bx + c, ये हमने एज्यूम किया, एंड जीरोज को अल्फ़ा एंड बीटा माना। तो हमें जीरोज भी नहीं पता है और हमें पॉलिनोमियल निकालना है, बट जो जीरोज हमने माना है अल्फ़ा और बीटा, उसके सम और उसके प्रोडक्ट दिए गए हैं, राइट, इन द क्वेश्चन। सो सम ऑफ द प्रोडक्ट क्या दिया गया, -3, और सम ऑफ द सम ऑफ द प्रोडक्ट बोल रहा हूँ, सम ऑफ द जीरोज क्या दिया गया है, -3, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या दिया गया है, 2। तो ये दोनों चीज़ें दी गई हैं। अब जो हमने ऊपर पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसका सम ऑफ द जीरो जो होगा वो -x माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई x² का कोएफिशिएंट, राइट, ये पढ़ा था। तो x का कोएफिशिएंट क्या है, b है, तो माइनस माइनस पहले ही लगा, तो b/a हो गया। a क्या है, x² का कोएफिशिएंट, तो -b/a लिख लिया। प्रोडक्ट ऑफ द कोएफिशिएंट क्या होता है वो भी पढ़ा था, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई x² का कोएफिशिएंट, राइट, यही पढ़ा था ना हमने। तो वो चीज़ यहाँ से आ गई। अब यहाँ पे हमें दो इक्वेशन पता है, पहली इक्वेशन ये हो गई और दूसरी इक्वेशन ये हो गई, राइट। जब ये दोनों इक्वेशन को आप जब सॉल्व करोगे तो आपको a और b की वैल्यू मिलेगी। कैसे मिलेगी, देखो, अब -b/a इक्वल टू क्या दिया गया है, -3, तो b/a इक्वल टू क्या हुआ, 3 हुआ, राइट, पहला हो गया। फिर दूसरा c/a क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। ये दोनों इक्वेशन हो गई ना, राइट, यही तो दोनों इक्वेशन हो गई। अब यहाँ से हमें क्या है कि जस्ट अ मिनट, हमें a और b और c, है ना, तीनों की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। तो यहाँ पे a और a हमें यहाँ पे है ना, चूँकि दो ही इक्वेशन दी गई है, जस्ट अ मिनट, दो ही इक्वेशन दी गई है 1 और 2, और यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, a, b और c। अगर 3 वेरिएबल है तो अगर नंबर ऑफ इक्वेशन वेरिएबल से कम होती है तो इक्वेशन सॉल्व नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पे हमें किसी एक को एक वैल्यू मानना पड़ेगा, राइट, a और b और c में से किसी एक को एक चीज़ फिक्स करनी पड़ेगी। तो दो ही वेरिएबल बचेंगे निकालने के लिए और दो इक्वेशन है तो वो सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे वही चीज़ एज्यूम किया है कि इफ़ a इक्वल टू 1, अगर a को 1 मान लिया, a को 1 मान लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से b इक्वल टू 3 आ जाएगा, और c इक्वल टू ये दूसरे वाले उससे c इक्वल टू 2 आ जाएगा ना। अगर इफ़ हमने a को 1 माना है तो a और b और c की वैल्यू, ये एक दिस इज मतलब वन केस है ना, ऐसे बहुत सारे केस हो सकते हैं। अगर a को आप 2 मानोगे तो एक अलग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, a को अगर आप -2 मानोगे तो अलग आएगा, a को अगर 5 मानोगे तो ऐसे b और c की अलग अलग वैल्यूज निकलती जाएंगी। तो वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो कि ये कंडीशंस दी गई ना इक्वेशन 1 और 2 वाली, इसको जो फिट होती हैं वो एक पॉलिनोमियल ये हो जाएगी, है ना। a की वैल्यू 1 माना और b और c की वैल्यू हमने निकाल लिया, तो एक पॉलिनोमियल। तो इसी तरीके से मतलब एक ही मतलब कोई भी रियल नंबर लोगे ना एक ही, तो ऐसे बहुत सारी पॉलिनोमियल निकलेंगी। तो फॉर जनरलाइज केस उसमें क्या है, उसका जो नॉर्मल फॉर्म होगा, जो पॉलिनोमियल हमें निकालना है, ax
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो अलग अलग वैल्यूज के लिए इसी फॉर्म में ही होंगी, तो k की वैल्यू बदलती जाएगी। k की वैल्यू हो सकता है 1 आए, k की वैल्यू हो सकता है 2 आए, कुछ भी आए तो उस फॉर्म में आ जाएगा ये। यहाँ पे ये हो गया। तो k की अलग अलग वैल्यूज के लिए यहाँ पे बहुत सारी पॉलिनोमियल्स निकल के आएंगी, राइट। अब यह चीज़ हमने पूरा कॉन्सेप्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए पढ़ लिया। अब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में उसके जीरोज और उसके कोएफिशिएंट्स, पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट और उसके जीरोज के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे भी एक एग्जांपल लिया, एक पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल 2x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8, राइट। ये पॉलिनोमियल हमने लिया जो कि इस फॉर्म में है पूरा, राइट। ये इस फॉर्म में है। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल जब होता है उसको फैक्टराइज करने का जो तरीका होता है, राइट, वो हमने क्लास 9th NCERT में उस चैप्टर में, पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ा था कि उसको फैक्टराइज करते कहते हैं, मतलब उसके जीरोज कैसे निकालने। तो इस पॉलिनोमियल को जब जीरोज निकालोगे तो इसके 3 जीरो, क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोज होते हैं, वो हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था इसी चैप्टर में, है ना, कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के एटमोस्ट 3 जीरोज होंगे। तो 3 जीरोज में से जब इसको आप वही जो पिछला कॉन्सेप्ट है, मतलब 9th क्लास का जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज करके इसके जीरोज निकालोगे तो 4 माइनस 2 और 1/2 ये 3 जीरोज निकल के आएंगे इस पॉलिनोमियल के, जो कि px है एटमोस्ट 3 जीरोज। ये तो अभी इसी चैप्टर में पढ़ा था कि कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसके एटमोस्ट 3 जीरोज हो सकते हैं, है ना। तो 4 माइनस 2 1/2 इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। वो कैसे निकालना है वो आपको उस चैप्टर में जा कर के देखना पड़ेगा। अगर नहीं समझ में आता है तब आप कमेंट में लिख करके ये चीज़ पूछ सकते हो, देन आई विल मतलब एक्सप्लेन यू, राइट। सो इसमें क्या है कि इसमें जब क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है तो इसको फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, x की एक वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 -1 +1 -2 +2 ऐसे -3 +3 ऐसे करके हम एक एक वैल्यू पुट करते जाते हैं। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी किसी एक वैल्यू पे। तो यहाँ पे जब आप +4 ऐसे पुट करोगे, +4 -4 के केस में जब +4 पुट करोगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो एक रूट ये हो गया, मतलब एक जीरो ये हो गया। उसी तरीके से जब x की वैल्यू -2 पुट करोगे तब भी उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो एक जीरो हो गया। और तो इसमें क्या होता है, जब क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है तो एक जीरोज हमें पता हो जाए, मतलब जब 0 से आपको स्टार्ट करना है तो सबसे पहला रूट जो है -2 हमें पता हो जाएगा। जब एक रूट पता हो जाता है तो जैसे x -2 मतलब x -2 ये एक रूट हो गया ना, तो x -2 मतलब ये इस फॉर्म में आ गया है, तो x +2 इसका एक फैक्टर हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का, जो कि -2 एक रूट हमें पता चल जाएगा हिट एंड ट्रायल मेथड से। जब एक रूट पता हो जाता है तो इस पूरे x +2 से इसको हम डिवाइड कर देते हैं। ये किसको, ये पूरे के पूरे पॉलिनोमियल जो है 2x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8, राइट। ये पूरी की पूरी पॉलिनोमियल डिवाइड करोगे तो अब जब ये एक फैक्टर तो पता ही चल गया, 2 फैक्टर और होंगे इसके। तो जब आप इससे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कुछ एक क्वाड्रेटिक के फॉर्म में ax² bx प्लस c, राइट, इस फॉर्म में एक आपका वो आएगा, इक्वेशन आएगी। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स कैसे निकालते हैं, फैक्टर कैसे निकालते हैं, वो हमने स्प्लिटिंग मेथड और ये सबसे पढ़ा है ऊपर। तो वैसे आप कैलकुलेट करोगे, आप कैलकुलेट करके देखना यही चीज़ मिलेगी। ये जस्ट क्या कॉन्सेप्ट होगा निकालने के लिए रूट्स को या जीरोज को, वो मैंने आपको बता दिया, राइट। अब अगर हमें इसके तीनों जीरोज पता हैं तो वही चीज़ जो सम ऑफ द जीरोज क्या होगा, 4 -2 + 1/2। जब आप इसको सॉल्व करोगे उसी तरीके से, तो पहले ये सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 -2 तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 + 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे 2 × 2 4, 1 × 1 1, तो 4 + 1 और ये मल्टीप्लाई होगा तो 2, तो 5/2 आ जाएगा, राइट। ये मिल गया। अब जब आप इसमें 5/2 देखोगे तो क्या है, 5/2 x² का जो कोएफिशिएंट है उसका माइनस कोएफिशिएंट ऑफ द x² डिवाइडेड बाई जो x³ का कोएफिशिएंट होता है वो भी निकालोगे तो वही आएगा। तो माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ द x² क्या है, -5 है, तो -5 हो गया। और
एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है 2 है, तो माइनस माइनस मल्टी प्लस हो जाएगा, तो 5/2। तो जब ये फॉर्मूले से आप यूज करके ये रेशियो निकालोगे और जो ये सम ऑफ दी जीरोज निकाली, ये दोनों चीज़ इक्वल आ रही हैं ना। तो जब भी आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए सम ऑफ द जीरोज निकालना है तो आपको माइनस इंटू कोएफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ द एक्स क्यूब लेना है। उसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होगा, वो 4 इंटू -2 इंटू 1/2। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस बचेगा तो -4 आ जाएगा। अब ये वाला जो फॉर्मूला आता है इसमें देखोगे तो आप क्या कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस टाइम कांस्टेंट टर्म क्या है 8 है, डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ द एक्स क्यूब क्या है 2 है। तो इसको सॉल्व करोगे तो -4 आ जाएगा ना। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके जो वैल्यू निकाला और जो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज का वैल्यू आया, ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं। तो सम ऑफ द जीरोज क्या होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट मतलब माइनस एक्स क्यूब का एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज फॉर द क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, माइनस टाइम कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट। तो ये आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, राइट। ओके, अब यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल ना, तो यहाँ पे एक और रिलेशनशिप होता है, वन मोर रिलेशनशिप एग्जिस्ट हियर। वो रिलेशनशिप क्या होता है वो अभी हम सब चलते हैं। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम, 2 जीरोज को एट अ टाइम लेकर के उसका प्रोडक्ट निकालते हैं। तो क्या होता है, जैसे मान लो तीन क्या कहते हैं इसके जीरोज हैं K1 K2 और K3, राइट। तो 2 एट अ टाइम लेने का मतलब ये हुआ कि K1 K2 लिया, उसको मल्टीप्लाई किया, उसको सम किया, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। इसका मतलब समझो ना, सम करना है ऑफ किसका, सम किसका करना है, प्रोडक्ट ऑफ द 2 जीरोज टेकन एट 2 एट अ टाइम। 2 को एक साथ लो, उसका प्रोडक्ट लो और उसको सम करो। तो 2 को मैंने एक साथ लिया K1 K2 को, उसका प्रोडक्ट लिया और उसको आगे बाकी और ऐसे 2 का कॉम्बिनेशन लिया और उसको सम करेंगे। अब K2 K3 को जब साथ में लोगे तो ऐसे आ जाएगा प्लस K1 इंटू K3, राइट। तो 2 को एक साथ लिया, उसका प्रोडक्ट लिया और उसको आपस में यहाँ पे सम किया। तो इस सेंटेंस का मतलब यही हुआ। तो टेकन 2 एट अ टाइम, 2 जीरोज को 2 जीरोज टेकन एट अ टाइम एंड उनको मल्टीप्लाई किया, देन उनका जो प्रोडक्ट आया प्रोडक्ट का सम किया। सम प्रोडक्ट का लेना है ना कि इंडिविजुअल रूट का, है ना, सम ऑफ द प्रोडक्ट का सम लेना है। तो प्रोडक्ट ये हो गया और उसका सम बाद में सारे प्रोडक्ट का कर दिया। तो वो चीज़ें हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे K1 K2 K2 K3 और K3 इंटू K1, वो चीज़ों को यहाँ पे आप निकालोगे तो ये सॉल्व करोगे आप तो -7 आ जाएगा, राइट। तो -7 इक्वल टू मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे -7 आया। अब दूसरा, अब आप इस फार्मूला को जब आप यूज करोगे तो x का कोएफिशिएंट उसमें क्या है, x का कोएफिशिएंट -14 है और एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या था 2 था और इसकी वैल्यू क्या आएगी -7 आएगी। तो जब आप इस फार्मूले से यूज करोगे तब -7 आएगा और जब ये 2 जीरोज को एट अ टाइम लेकर के उसको प्रोडक्ट मतलब उसको मल्टीप्लाई करके उसका सम करोगे तो उसकी वैल्यू जो आ रही है सेम आ रही है। तो यहाँ पे 3 रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेंगे, है ना। तो उसी को जनरलाइज फॉर्म में क्या कैसे लिखा है वो चीज़ हम आगे समझते हैं। तो इन जनरल इट कैन बी प्रूव्ड दैट अल्फ़ा बीटा एंड गामा, अगर 3 जीरोज है क्यूबिक पॉलिनोमियल के एट मोस्ट 3 जीरोज होते हैं तो इसमें अल्फ़ा बीटा गामा 3 रूट माने। क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम 2 होते तो वहाँ तो अल्फ़ा और बीटा ही माना था। और जनरल इक्वेशन ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होती है, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स इंटू डी होती है, जो कि अभी ऊपर पढ़ा मैंने। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि अगर आप अल्फ़ा बीटा गामा 3 रूट है क्यूबिक पॉलिनोमियल के तो उनका सम क्या होगा -b/a। -b/a क्या होगा, -b क्या था यहाँ पे ax स्क्वायर मतलब ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, राइट। यही तो पॉलिनोमियल था, राइट, यही पॉलिनोमियल था ना। तो x³ मतलब ये b क्या है, b क्या है माइनस टाइम एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, है ना। मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, आप इसको पूरा लिख लें, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाई x³ का कोएफिशिएंट, राइट, ये है। c/a क्या है, फिर दो रूट को एट अ टाइम लेकर के उसका प्रोडक्ट लिया और उसको सम किया। तो 2 रूट को लिया और उसको मल्टीप्लाई करके उसका जब सम करेंगे तो c/a का c/a क्या होता है, x का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाई नीचे a है ना, नीचे क्या है
एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट, राइट, ये हो गया। उसी तरीके अगर तीनों रूट का या तीनों जीरोज का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, तो वो माइनस डी अपॉन होगा, तो माइनस टाइम है और डी क्या है, डी मतलब कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट, राइट, ये हो गया। तो ये चीज़ फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि, तो आप जनरली इस फॉर्म में याद करो। और ये चीज़ आपको अगर पता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, जब भी एग्जाम में आए तो पहले ये लिख लो। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये आपको याद रखना है। अल्फ़ा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू सी बाई ए, ये आपको याद रखना है। और अल्फ़ा बीटा गामा माइनस डी बाई ए होता है, ये आपको याद रखना है, राइट। और जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल करते थे तो वहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या, माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या था, सी बाई ए, राइट। तो वहाँ पे एक माइनस एक प्लस, तो यहाँ भी पहले माइनस से शुरू होगा, तो पहला वाला माइनस होगा, फिर अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा का पॉजिटिव हो जाएगा सी अपॉन ए, फिर अल्फ़ा बीटा गामा फिर से निगेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप साइन कन्वेंशन भी याद रखेंगे। अब उससे ही रिलेटेड क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड एग्जाम्पल दिया गया है। तो एग्जाम्पल में स्टार लगाया है, तो स्टार का क्या मतलब है, नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये वाला जो एग्जाम्पल है, दिस इज़ वैलिड फॉर द कॉन्सेप्ट, मतलब आपको क्लियर हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये नहीं इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें वेरीफाई करना है आपको कि 3 1 और 1 माइनस 3 आर द जीरोज ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3, राइट। इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के रूट्स ये और ये तीनों, ये इसके रूट्स हैं, ये हमें वेरीफाई करना है। और वेरीफाई ये भी करना है कि रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट, जो अभी हमने रिलेशनशिप पढ़ा ना, ये ऊपर का जो है ये पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स और उसके रूट्स के बीच में या उसके जीरोज के बीच में रिलेशन होता है, तो वो भी हमें वेरीफाई करना है। तो अब अगर वो कोई भी नंबर है, किसी भी पॉलिनोमियल का कोई भी नंबर के जो है अगर उसका रूट है, तो जब उसकी वैल्यू उस पॉलिनोमियल में पुट करोगे तो इसकी पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी, राइट, तभी वो उसका रूट कहलाएगा। तो क्या है कि जब इसको आप कंपेयर करोगे, एक मिनट, हाँ, तो अभी यहाँ पे हमने वही पहले चेक किया, राइट, कि P3 -1 और 1 -1/3 ये तीनों नंबर क्या हैं, इस पॉलिनोमियल के रूट हैं कि नहीं, पहले वो चेक करना था। तो उसको चेक करने के लिए हमने उसमें पूरे इक्वेशन में, ये वाली पूरी इक्वेशन में हमने x की वैल्यू 3 पुट किया, और उसको जब आप सॉल्व करोगे तो वो 0 आ जाएगा, तो ये हो गया। फिर x की वैल्यू -1 पुट किया, तो उसकी भी वैल्यू 0 आ जाएगी पूरी पॉलिनोमियल के, तो मतलब ये भी एक जीरोज है। फिर x की वैल्यू -1/3 जब पुट करोगे आप, तब इसको सॉल्व करोगे, तब भी जा करके इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर इस सब में किसी भी स्टेप्स पे आपको सॉल्विंग से रिलेटेड डाउट है तो आप वो पूछ सकते हैं कि इस एग्जाम्पल में ये चीज़ कैसे हुआ है, वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, है ना, एक्सप्लेन करके। तो ये चीज़ आपका ये तो 3 -1 पॉलिनोमियल, उस पॉलिनोमियल जो गिवन पॉलिनोमियल है, ये वाली पॉलिनोमियल, इसके जीरोज हैं, वो हमने यहाँ पे वेरीफाई कर लिया, राइट। तो पॉलिनोमियल क्या थी यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं। तो इस पॉलिनोमियल के 3 जीरोज हैं, वो हमने वेरीफाई कर लिया। अब इस पॉलिनोमियल को, जो जनरल इक्वेशन होती है पॉलिनोमियल, क्योंकि हमें रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करना है, रिलेशनशिप्स को, कौन से रिलेशनशिप्स को, इसके जो कोएफिशिएंट्स हैं और इसके जो जीरोज हैं, इसके बीच में एक रिलेशनशिप्स होता है, तो वो रिलेशनशिप्स को हमें वेरीफाई करना। तो वेरीफाई करने के लिए जब इसको आप इससे कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू -11 मतलब -11 और d की वैल्यू -3 हो जाएगी, राइट। सो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, ए बी सी की वैल्यू हमने कंपेयर करके निकाल लिया। अब ये 3 जीरोज हैं, ये हमने प्रूफ कर दिया, क्योंकि वो वैल्यूज आपने पुट किया पॉलिनोमियल में तो उसकी वैल्यू 0 आ गई, तो ये दीज आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये प्रूफ हो गया, राइट। अब अल्फ़ा और बीटा और गामा, तो 3 रूट होते हैं, हमने जो रिलेशनशिप पढ़ा था उसमें अल्फ़ा बीटा गामा माना था, तो पहला रूट को अल्फ़ा मान लिया, तो अल्फ़ा इक्वल टू 3, बीटा इक्वल टू -1, गामा इक्वल टू -1/3, ये अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू हो गई। तो अब आपको
आपने जो रिलेशनशिप पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था, पहला रिलेशनशिप क्यूबिक पॉलिनोमियल के अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि सम ऑफ द जीरोज है वो क्या था, माइनस बी अपॉन ए, राइट। तो अल्फ़ा बीटा गामा का जब आप ऐड करोगे तीनों रूट, ये तीनों रूट को हमने ऐड किया तो यहाँ पे 5/3 मिला, राइट। तो ये 5/3 मिल गया। अब माइनस बी बाई ए की वैल्यू निकालो, माइनस बी बाई ए की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, बी बाई माइनस बी बाई की वैल्यू माइनस, और बी की वैल्यू क्या है -5 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 3। तो आप इसको भी सॉल्व करोगे तो ये 5/3 हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया। तो ये पहला वाला रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया दोनों। फिर दो को एक साथ लेकर के उसको मतलब उसका प्रोडक्ट लेकर के उसको जब सम करेंगे तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद आपको -11 बाई क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। और जो c बाई ए आप लोगे तो वो भी -11 बाई c बाई ए क्या है, c बाई ए क्या होगा, माइनस c की वैल्यू -11 और a की वैल्यू 3 है, तो -11/3 यहाँ भी मिल जाएगा। तो मतलब ये भी वेरीफाई, इसके रिलेशनशिप्स वेरीफाई हो गए हैं, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा की वैल्यू c बाई अपॉन ए होती है, ये प्रूफ हो गया है ना। इसको आप ऐसे याद रखना, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा, राइट। तो जैसे अल्फ़ा बीटा गामा ऐसे लिखते हैं, हमेशा इसी सीक्वेंस में लिखते हैं। पहला ये अल्फ़ा बीटा लिया तो अल्फ़ा बीटा, फिर बीटा गामा, फिर गामा अल्फ़ा, राइट। तो इस तरीके से आप रखना, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा, फिर उल्टा जाए। फिर अल्फ़ा बीटा गामा का तीनों का प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट लेने के बाद 1 आएगा। तो अल्फ़ा बीटा इंटू गामा तीनों का प्रोडक्ट जब लेते थे तो उसकी वैल्यू क्या होती थी, -d/a होती थी। और यहाँ ये -b/a, ये c/a और ये -d/a। तो -d की वैल्यू क्या है, -d की वैल्यू मतलब माइनस, और d की वैल्यू क्या है -3 हो गया, और a की वैल्यू क्या है 3 है। इसको आप सॉल्व करोगे तो 1 आ जाएगा। तो ये ऐसा हो गया है ना। तो ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो गए। ओके, सो अब एक्सरसाइज 2.2 आता है, इसमें टोटल 2 क्वेश्चन है। तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट। ओके, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंडों को भी शेयर करिए, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच।